जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है जो हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे यदि आप तैयारी करते हैं दोस्त, यहाँ पे टीजीटी की तैयारी करते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं, केवीएस की तैयारी करते हैं, या तो आप यस आई की तैयारी करते हैं, यस आई की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट आता है, तो ये जो आपका वीडियो है ये बहुत ही आपका उपयोगी वीडियो है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड को आपके सामने यहाँ पर पेश किया हुआ है। तो आइए इस खूबसूरत से स्लाइड के साथ यहाँ पे पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहला स्लाइड आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन को यहाँ पे चॉइस किया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट यहाँ पे आपसे क्या दिया है। बोला है कि भारतीय भाषा का विकास एवं भाषा परिवार से संबंधित ये आपका स्लाइड होने वाला है। पहली बात यहाँ पे आप ये समझिए कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आपका जवाब जाना चाहिए संस्कृत भाषा से हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपका एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ है, आगे भी यहाँ पे ट्रेंड करने का यहाँ पे उम्मीद बनता है। तो आपका यहाँ पे जवाब जाना चाहिए क्या दोस्त, कि अगर पूछेगा कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो आपका जवाब जाना चाहिए संस्कृत भाषा से हुआ है। अर्थात हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। और जो संस्कृत का उदय हुआ है, ये संस्कृत किससे उदय हुआ है, तो आपका पाली भाषा से विकसित हुआ है। और पाली से क्या उत्पन्न हुआ है, प्राकृत उत्पन्न हुआ है। और प्राकृत से क्या उत्पन्न होता है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से क्या उत्पन्न होता है, अवहट्ट। और अवहट्ट से किसका जन्म होता है, तो आपका हिंदी भाषा का जन्म होता है। तो देखिए सबसे पहली जो भाषा का जन्म हुआ वो तो आपका संस्कृत भाषा हुआ, और जो आपका आदि जननी भी इसे कहा जाता है। और जो अगर आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो आपका जवाब यहाँ पे जवाब जाना चाहिए हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे दोस्त हुआ है, तो आपका अवहट्ट से हुआ है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं कि विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपका जवाब जाना चाहिए कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 13 जिसमें मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में इसे क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ये इस प्रकार है। जैसे भारूपी की बात करें तो उसमें भारत और यूरोपी आएगा, और द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हिमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइड, बांटू, रैड, इंडियन, काकेशस, सूडानी, जापानी, कोरियाई तथा बुशमैन, ये सभी के सभी क्या है, 13 भाषा परिवार आपके हैं। भाषा भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, तो भारत में टोटल आपके 4 प्रकार के भाषा परिवार मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आपसे बोल देगा कि बताइए भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका जवाब जाना चाहिए 4 भाषा परिवार। कौन कौन से यदि पूछेगा, तो भारूपी, द्रविड़, आस्टीज व चीनी तिब्बती, ये 4 मुख्य भाषाएं हैं जो भारत में यहाँ पे पाई जाती है या बोली जाती है। अगर भारूपी परिवार की भाषाएं की बात बोलेंगे, तो आपका भारत यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ये फैली हुई है, और यह सबसे बड़ा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारत में भारूपी परिवार की भाषा बोलने वाले का प्रतिशत क्या है, आपका सबसे ज्यादा है। और ये लगभग कितना परसेंट है, तो आपका यहाँ पे 73% है। देखिए ये क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सा भाषा परिवार है, तो आपका जवाब जाना चाहिए यहाँ पे कौन सा जाना चाहिए, भारूपी परिवार जाना चाहिए। जिसमें आपका कितना परसेंट है, तो आपका 73% आपका है। और सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है भारत का, तो आपका चीनी तिब्बती है, जो कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो 0.7% लोग यहाँ पे बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आ रहा है। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए, और प्यारा सा कमेंट करिए, और हमें भी मोटिवेट करिए कि आपको ये स्लाइड पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपसे क्या बोला है कि हिंदी भारूपी परिवार की भारतीय ईरानी की शाखा की उपभाषा क्या है, आपका भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। और आकृति या रूप के आधार पर हिंदी को क्या कहा जाता है, तो व्यूहात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछने का चांस है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए आकृति या रूप के आधार पर हिंदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये व्यूहात्मक या विश्लिष्ट भाषा के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या नोट पॉइंट में आपका आता है, इसको भी एक बार हम सर से निगाह से देख लेते हैं। यानी 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों का अनुसार ये 43.63% लोगों की मातृभाषा क्या है, आपका हिंदी है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत लोगों का जो मातृभाषा हिंदी है, तो आपका जवाब जाना चाहिए 43.63% है। और भारतीय आर्य भाषाएं जो आपका है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आईएमपी कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपका ट्रेंड करता है। एक तरफ नाम करते हैं, काल करते हैं, और एग्जाम्पल की बात करते हैं।
पहले नंबर पे आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं का जो समय काल यहाँ पे निर्धारण किया गया है मित्र, ये कब से कब तक निर्धारण किया गया है, तो अब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारण किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आता है, और ये किसके अंतर्गत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। वही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे तो ये इसका जो समय काल निर्धारण किया गया है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक यहाँ पे किया गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तीन मेन आपके यहाँ पे भाषा परिवार है, जो मतलब भाषा लिपि है जो इसके अंतर्गत आता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे तो इसमें आपका ये कब से कब तक चला, तो ये आपका 1000 ईस्वी से लेकर अब तक ये चला आ रहा है। और इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आपका हिंदी की बोलियां आ जाती हैं, और बोलियां में जैसे मराठी, बांग्ला, उड़िया इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डीपली बात कर लेते हैं किसका, यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना गया है, तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक माना गया है, ईसा पूर्व तक माना गया है। और इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, यानी इसमें किसकी बोलचाल की भाषा थी, तो संस्कृत बोलचाल की भाषा यहाँ पे थी। और संस्कृत भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं, 2 रूप पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। चलिए स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, वैदिक संस्कृत। दूसरा पॉइंट आपका आता है वैदिक संस्कृत। देखिए वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक निर्धारण किया गया है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक यहाँ पे बोला गया है। और वैदिक संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोला जा सकता है कि बताइए वैदिक संस्कृत को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेदों में कौन माना जाता है, तो यहाँ पे ऋग्वेद माना जाता है। और सबसे यहाँ पे लेटेस्ट यानी सबसे बाद में कौन सा वेद आया, तो अथर्ववेद आपका यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, इसके लिए यास्क व पाणिनि द्वारा छांदस नामक प्रयुक्त किया गया है। अगर लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो इसका समय कब से कब तक माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसको किसने नाम दिया था, तो इसको पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा का नाम दिया था, यानी महर्षि पाणिनि जिन्हें हम क्या कहते हैं, संस्कृत की नायिका यानी संस्कृत की जनक कहा करते हैं, तो इन्होंने ही संस्कृत भाषा का नाम दिया है। और पाणिनि की एक बहुत फेमस यहाँ पे कृति है जो अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी में वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यासकृत, महाभारत, पुराण आदि की रचना का लौकिक संस्कृत में ही चित्रण यहाँ पे किया गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक माना जाता है, तो ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में निम्नलिखित कितने भाषाएं विकसित की गई है, तो यहाँ पे 3 भाषाओं का यहाँ पे विकास किया गया है। स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर पे क्या आता है, आपका पाली आता है। इस पाली से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, एक क्वेश्चन मित्र यहाँ पे आता है, तो इस पाली को आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे पाली से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। पहली बात तो आप समझिएगा कि जो पाली है वह पाली भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए 500 ईसा पूर्व से पहली मानी जाती है। और पाली को क्या कहा जाता है, प्रथम प्राकृत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये ट्रेंड में आपका क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आपसे बोले है कि बताइए पाली को क्या कहा जाता है, तो प्रथम प्राकृत कहा जाता है। और भारत की प्रथम देश भाषा भी यही है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है, मतलब जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने सभी उपदेश की बात करेंगे या बौद्ध साहित्य की जो रचना हुई वो पाली भाषा में हुई थी। और भगवान बुद्ध के सभी उपदेश भी इसी भाषा में हुआ है। और इसे किस भाषा से जानते हैं, तो इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए मागधी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए यहाँ पे पाली भाषा से यहाँ पे जाना जाता है। बात करते हैं प्राकृत का, यानी पहली ईस्वी में यानी 500 ईसा पूर्व तक का समय प्राकृत भाषा का रहा, ये तो सबको पता है। और इसी अवधि में सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां भी क्या हो चुकी थी, बहुत जोरों से विकसित हो चुकी थी। और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, यानी जो यहाँ पे प्राकृत है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, द्वितीय प्राकृत। देखिए जो पाली होता है उसे प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और जो यहाँ पे प्राकृत है उसे द्वितीय प्राकृत के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है, और भगवान महावीर के सभी उपदेश भी किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। ये पॉइंट आपका नोट करने वाला है। आपसे बोलेगा कि भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो आपका जवाब जाना चाहिए दोस्त यहाँ पे प्राकृत भाषा में यहाँ पे हुआ था।
स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या, अपभ्रंश की बात यहाँ पे किया गया है। यानी यह भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी आपसे बोलेगा अपभ्रंश की भाषा की कौन सी अवस्था है, तो आपका तीसरी भाषा की अवस्था है। कौन सी भाषा का, आर्य भाषा का। और अपभ्रंश का विकास कब से कब तक माना जाता है, तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। और अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू, बहुत इंपॉर्टेंट ये चर्चित नाम है स्वयंभू जी का, तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। यानी ये जो नाम है उस नाम को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। और स्वयंभू के समय मानी जाती है। इन्हें पौमचर्यु, यानी जो स्वयंभू उनकी बहुत फेमस रचना है जो आपका है पौमचर्यु। और पौमचर्यु में किसका वर्णन मिलता है, राम के काव्य की रचना का वर्णन मिलता है। और इसकी रचना किसने किया था, महर्षि वाल्मीकि ने, इसलिए अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बोला है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। और अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से जाना है, तो प्राकृत भाष के नाम से जाना गया है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी तथा विद्यापति ने देसिल बयाना अर्थात देसी भाषा कहा है। और इस भाषा के प्रमुख रचनाकार की बात करेंगे तो रचनाकार कौन है, विद्यापति। और विद्यापति ने कौन सी रचना की है, तो कीर्ति लता का रचना की है। रोड कवि की बात बोलेंगे तो राउल वेल हो जाएगा। दामोदर पंडित की बात करेंगे तो उक्ति व्यक्ति हो जाएगा। और अब्दुल रहमान की बात करेंगे तो संदेश राशक हो जाएगा। ये सभी के सभी जुड़े हुए हैं किससे, आपके यहाँ पे अपभ्रंश से जुड़े हुए हैं। और अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका समय दोस्त कब से है, तो इसका समय आपका 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक माना जाता है। और दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि ने अपनी भाषा को अवहट्ट ही क्या किए हैं, बताए हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा। तब तक कमेंट करते रहिए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं दोस्त, और आपको किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक समस्या है, मैं उसी टॉपिक पर यहाँ पे वीडियो लेकर नेक्स्ट आऊँगा। दोस्त जो आपका ये सब्सक्राइब होता है, जो आपका ये कमेंट होता है, यह मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो जिस तरीके से आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तभी हम बेहतर से बेहतर काम आप लोगों के लिए कर पाएंगे। यहाँ पे बात किया गया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस पे माना जाता है, तो अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है, यह माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हम नाम जानते हैं क्या, प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी का जो समय वो कब से कब तक है, तो 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी है। मध्यकालीन हिंदी की बात करेंगे तो आपका 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी माना जाता है। और आधुनिक हिंदी की बात किया जाएगा तो आपका 1850 ईस्वी से लेकर अब तक यहाँ पे माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका जवाब जाना चाहिए यहाँ पे 3 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे अपभ्रंश के भेद हैं और ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश की बात करेंगे तो सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का यहाँ पे विकास हुआ है। दोस्त यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम क्रैक का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए। वहां से लिंक मैं यहाँ पे भेज दूंगा, पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके इस अपनी पढ़ाई को और भी शानदार कर सकते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपका जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश क्या है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया जो आपका है मागधी अपभ्रंश है। और खस अपभ्रंश क्या है आपका, पहाड़ी जो है वो खस अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। ब्रांचड़ अपभ्रंश क्या है आपका, पंजाबी सिंधी ब्रांचड़ अपभ्रंश है। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो आपका है मराठी अपभ्रंश के यहाँ पे माना जाता है। तो ये स्लाइड आपका इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार इसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आइए इस स्लाइड को थोड़ा सा और आगे की ओर हम लेकर चलते हैं। और इस कड़ी में आपका दिया हुआ है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। यानी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। ये नोट करने वाली बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है बताइए वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इसमें यहाँ पे हिंदी का उपयोग हुआ है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं हुआ है।
और वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपसे बोलेगा बोलेगा कि यहाँ पे ईरानियों यानी हिंदी जो है वो किसका देन है, तो आपका जवाब जाना चाहिए हिंदी जो आपका है ईरानियों का देन है। और संस्कृत की स ध्वनि फारसी में हु बोली से जाती है, जैसे सप्ताह, हफ्ता, असुर, हसुर, अहु, सिंधु, हिंदू इत्यादि। और इसी सिंधु हिंदू से यहाँ पे आपका हिंदुस्तान यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के पास प्रसिद्ध सिंध नदी भी बहती है। और ईरानी सिंध को हिंदू कहते थे। और हिंद से हिंद शब्द बना और कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। अतः हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस देश से, यहाँ पे व्युत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के द्वारा यहाँ पे हुई है। अगर वही हम बात करते हैं किसका, कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान ए हिंदी का शब्द प्रयोग मिलता है। और हिंदी शब्द का विकास का क्रम क्या है, अगर आपसे पूछेगा बताइए हिंदी शब्द के विकास का क्रम क्या है, तो आपका यहाँ पे जवाब जाना चाहिए सिंधु, हिंदू, हिंद प्लस ई यानी हिंदी। मतलब जो यहाँ पे हिंदी का उद्गम हुआ है वो सिंधु के रहने वाले हिंदू द्वारा हिंद के शब्द से यहाँ पे आपका हुआ है, तो यहाँ पे आपका यही आंसर आपका यहाँ पे जाएगा। वही हम बात करते हैं किसका, यहाँ पे भारतीय में सांस्कृतिक साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा का भाखा शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत कूप चल भाखा पहता, नीर कबीर लिखी भाखा चौपाई कहे जैसी, भाखा भनित मोरी मति थोरी, तुलसी भाखा बोल न जानही। जिनके कुल के दास केशव इत्यादि ये सब जो हैं ये सब भारत में सांस्कृतिक भाषाओं के क्रम के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। आइए थोड़ा सा स्लाइड को आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि अमीर खुसरो, देखिए लगता है एक स्लाइड यहाँ पे हमसे छूट गया है, चलिए। अमीर खुसरो जो 1253 से 1325 ईस्वी में इनका पूरा जीवन काल रहा है और जिनमें सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और खुसरो के समय में ही हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए अलिखबारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। और इस ग्रंथ में भाषा अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार उपयोग किया गया और हिंदी शब्द 5 बार यहाँ पे आया था। और भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसने किया था, तो ये सरफुद्दीन के जफरनामा 1424 ईस्वी में मिलता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कौन किया था, तो आपका जवाब जाना चाहिए सरफुद्दीन के जफरनामा 1424 ईस्वी में यहाँ पर किए थे। खड़ी बोली हिंदी का विकास देखिए कैसे हुआ, तो खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों से हुआ है। ये कब किस युग से हुआ है, तो भारतेंदु पूर्व युग से। और ये भारतेंदु पूर्व युग कब तक माना जाता है, तो यह आपका 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। और भारतेंदु युग में हिंदी भाषा की स्वीकृति को लेकर संघर्ष था और शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुद राज की रचनाओं में मिलता है। और हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से लेकर आज तक के समय को 3 कालों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और आदिकाल 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल की बात करेंगे तो ये 1400 से लेकर 1800 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल आपका कब से कब तक है, तो यहाँ पे 1800 ईस्वी से लेकर अब तक आधुनिक काल के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। और हिंदी के विकास में सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज जो आपका है इसमें सबसे पहले हिंदी का यहाँ पे योगदान रहा है। और इसके आचार्य कौन थे, तो आपके जॉन गिलक्राइस्ट इनके आचार्य थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। यानी जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय आर्य भाषाओं का क्या किए थे, अध्ययन किए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना भी की थी।
गिलक्राइस्ट को देख रेख में हिंदी में अनेक पुस्तकों का अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई और इसी संदर्भ में ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदर मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान भी अविस्मरणीय रहा। यानी आप देखिए जो यहाँ पे ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदर मिश्र ये सभी के सभी जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो पहले हिंदी शिक्षा के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया था। ईसा अल्लाह खां की बात करेंगे तो उन्होंने रानी केतकी की कहानी की रचना की है, जिसमें ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी, और लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं और प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति। यानी लल्लू लाल की जो कितनी रचनाएं बताई जाती हैं तो 14, और प्रेम सागर जो है उनकी बहुत फेमस रचना है। और सदर मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना किए थे, वो भी कब, तो 1800 यहाँ पे 3 ईस्वी में किए थे। वही अगर हम बात करते हैं अध्यात्म रामायण और चरित्र की रचना किसने किया था, तो सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा और सुख सागर इसकी प्रसिद्ध रचना के रूप में जाना जाता है। और हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंडेय, यानी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भारतीय पूर्व यानी भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका जवाब जाना चाहिए उदंत मार्तंड। और ये कब लिखा गया था, तो आपका 1826 ईस्वी में, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और 1828 ईस्वी में कलकत्ता के बंगदूत का प्रकाशन भी आरंभ हुआ, जिसे 1829 में सरकार ने क्या किया था, इसे बंद करवा दिया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो भारतेंदु पूर्व युग के 2 प्रसिद्ध कवि थे, और वो कौन कौन थे, तो पहला आपका था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और दूसरे कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह। और राजा शिव प्रसाद ने हिंदी में उर्दू शैली का प्रयोग किया था। आपसे बोला जा सकता है कि बताइए राजा शिव प्रसाद सितारे ने किस भाषा का शैली का उपयोग किए हैं, तो हिंदी में उर्दू शैली का प्रयोग किए हैं। और राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के विशुद्ध संस्कृत निष्ठ रूप का यहाँ पे समर्थन भी किए थे। यहाँ पे स्लाइड नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। स्लाइड नंबर नेक्स्ट क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी का प्रकाशन आरंभ किया, और इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी, और इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन भी आरंभ कर दिया गया। और इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधावर्णन 1854 ईस्वी नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। और पंजाब में नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब से नवीन चंद्र राय ने किसकी पत्रिका निकाली, तो ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। और राजा शिव प्रसाद को क्या कहा जाता है, तो सितारे हिंद के नाम से कहा जाता है, और उन्होंने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में बहुत ज्यादा योगदान दिए। और राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए, और इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी किया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह का भी बहुत ज्यादा उपयोग रहा हिंदी भाषा का विकास करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किए थे, तो किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। और ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए भी हिंदी को माध्यम बनाया, इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। यानी जैसे जैसे ईसाई पादरी ये सब बढ़ते गए, वैसे वैसे अपने धर्म का जो प्रचार था दोस्त, वो किस भाषा में करने लगे, तो हिंदी भाषा में करने लगे। और 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, और इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया। चलिए भारतेंदु युग के बारे में कुछ यहाँ पे हम महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि 1850 से 1900 ईस्वी के मध्य में यहाँ पे माना जाता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। और इन्होंने किन्हीं विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया, और 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। इस युग में हिंदी के गद्य की बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ, और गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली का माध्यम के रूप में अपनाया गया, यानी खड़ी बोली यहाँ पे होगा। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी, फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग यहाँ पे निकाले थे।
और हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान क्या रहा है? हरिश्चंद्र मैगनी 1873 ईस्वी में निकाले थे, और हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी 1874 ईस्वी पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्टव्य है। आज के पूरे सेशन का ये लास्ट स्लाइड है, आपका दिया है क्या? भारतेंदु मंडल के रचनाकार में मूल स्वर जिसे हम नव जागरण कहते हैं, और इसके प्रमुख रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण स्वामी गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण इत्यादि क्या है? इनके मूल रूप से रचनाकार है। और हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारित सभा 1893 ईस्वी की स्थापना की गई, और इसकी इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। और नागरी प्रचारित सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में संस्कृत पत्रिका का प्रारंभ किया गया, और इसके प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। तो दोस्त आज का ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आज का ये स्लाइड कैसे लगा, और आपको आगे कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग एक बार अच्छे से बताते चलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के लिए में, तब तक के लिए धन्यवाद।